उत्तर प्रदेश कहने के लिए तो एक भारत का एक प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या स्वयं में इतनी ज़्यादा है कि विश्व के अधिकांश देशों से बड़ा है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। इस प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल का बहुत महत्व रहा है। पूर्वांचल ने अनेकों वीरों को जन्म दिया है, अनेकों राजनेताओं को जन्म दिया है। उन्हीं राजनेताओं में से एक राजनेता जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत कड़ी मेहनत करी और वो आज प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्री ओम प्रकाश राजभर जी। आपका स्वागत है और अभिनंदन। शुरुआत में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका जीवन जैसे सब लोग जानते ही हैं कि बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके माता-पिता क्या करते थे? कब आपका और कैसे ये राजनीति में आने का ये विचार बना? पिताजी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में काम करते थे। रानीगंज बंगाल का एक जिला है, बर्दवान। और माताजी घर पे रहती थी, तो ज़्यादातर माताजी के ही देख रेख में हम लोग शिक्षा हासिल किए। पिताजी को छुट्टी मिलती थी तब वो आते थे, तो उनका हमेशा प्रयास ये रहता था कि अ, मेहनत से पढ़ो और लापरवाही न करो। तो दोनों लोगों के प्रयास से हम लोग शिक्षा हासिल किए। एक दिन घटना घटी राजनीति में आने का। हम लोग बनारस ट्रेन से आते जाते थे, तो ट्रेन छूट गई। तो हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, तो उसके पिताजी रेलवे में इंस्पेक्टर थे, तो उनके पास 4 व्हीलर गाड़ी थी एक, तो उसी से हम लोग, ट्रेन छूट जाती थी तो उसी से आते थे। तो संजोग से उस दिन ट्रेन छूट गई, तो फिर हम लोग गए, तो उन्होंने कहा कि एक मीटिंग है, 1 घंटा लगेगा, एक नेता आए हैं पंजाब से और मीटिंग ख़त्म होगी तब चलेंगे। तो हमने कहा कि तो हम लोगों को भी वहीं लेते चलिएगा, वहीं से निकल चलेंगे। कहा चलो। तो रेलवे प्रेक्षागृह बनारस, मात्र 24 लोग। मुझे आश्चर्य वो दिन आज भी याद आता है कि हम 2 लोगों को लेके और कांसी राम जी को लेके 24 आदमी। और कांसी राम जी, उस समय उनका लेक्चर शुरू हो गया था। हम लोग पीछे बैठे, तो अपना सामाजिक जो व्यवस्था है इसमें बदलाव कैसे आवे, समाज में जो सबसे निचले पायदान पे हैं उनको ऊपर कैसे लाया जाए, तो उनकी बात हम लोगों को बहुत अच्छी लगी। फिर उनका संबोधन खत्म हुआ, फिर वो निकले, वो चले गए, फिर वो निकले तो उनकी गाड़ी में हम लोग चले आए। फिर 2 महीने के बाद फिर वही घटना घटी। तो फिर हम लोग गए मीटिंग में, तो उस समय उस हाल में कुल 31 लोग थे। तो उस दिन भी उन्होंने और तमाम चीज़, नई चीज़ बताई। उस दिन हम लोगों के मन में जिज्ञासा जगी कि इनसे मिला जाए, काशीराम जी से। कांसीराम जी से। तो इंस्पेक्टर साहब से हमने कहा कि वो जो नेता भाषण दे रहे, लड़कपन था उस समय, वो जो नेता भाषण दे रहे थे, ज़रा उनसे मिलवाइए हम लोगों को भी। तो कहा, वो लिवा गए, नाम पूछे, बताए, तो क्या करते हो? पढ़ते हैं। कहा, यहाँ कैसे चले आए? अभी पढ़ो मेहनत से, यहाँ कौन लिवा आया? क्योंकि कोई लिवा नहीं आया, हम लोगों की ट्रेन छूट गई है, इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी से हम लोग आते जाते हैं, छूट जाती है। तो कहा, नहीं, आप लोग मेहनत से पढ़ो, अभी अभी दौर राजनीति करने का नहीं है। फिर उसके बाद का भाषण एक दिन बनारस में बेनिया पे लगा था। हम लोग स्कूल छोड़ करके चले गए, दोनों लोग। तो संजोग से वहाँ इंस्पेक्टर साहब मिल गए। कहा, क्यों स्कूल छोड़ के चले आए? तो वहीं से राजनीति का चस्का लगा। और घर के चोरी, माता पिता के चोरी, हम लोग आने जाने लगे, पार्टी का काम करने लगे, पार्टी ज्वाइन कर लिया, काम करने लगे। तो धीरे 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 धीरे
चुनाव आया, पंचायत चुनाव 1995 में पंचायत एक्ट लागू हुआ। तो हमारे गांव की सीट महिला सीट हो गई, तो जिला अध्यक्ष उस समय दीनानाथ भास्कर जी थे। तो बीराम थे स्टेशन सुपरिटेंडेंट, सनवारी राम थे वो इनकम टैक्स कमिश्नर। तो इन लोगों की बैठक हुई, तो हुआ कि वो सीट उधर राजभर को बताओ ये लड़े और लोगों को लड़ावे। तो हमने कहा कि किसको खोजा जाए, चलो पत्नी जी को ही लड़ा लेते। लड़ा दिया, चुनाव जीत गई। तो चुनाव के दौरान पता लगा पिताजी को, तो वो भी आए। तो आए तो हमको बुलवाए, तो पूछे कि क्यों चुनाव लड़ा दिए, कैसे टिकट मिल गया। उनके मिल गया है, लड़ गए, कहे जीत जाओ, कहे वोट मिलेगा। पिताजी को जानकारी थी नहीं। हम कहे चुनाव जीत जाएंगे अच्छे वोट से। 7 उम्मीदवार थे, 6 की जमानत जब्त हो गई। पेटी खुलती थी तो लगता था कि जैसे बूथ कैप्चरिंग करके वोट कोई डाला, इस तरह का माहौल। हर वर्ग एक तरफा वोट दिया। उसके बाद से वहीं से राजनीति, पिताजी को मालूम हो गया कि ये राजनीति कर रहा है। तो 96 में विधानसभा का टिकट बसपा से मिला। तो पिताजी आए थे गांव, तो हमने उनसे कहा कि कुछ पैसा देते तो विधानसभा का चुनाव लड़ते। तो उन्होंने कहा कि विधानसभा का टिकट मिलेगा तुम्हें, हम क्या मान लीजिए मिल जाएगा तब। कहा कि मिल जाएगा तो 5 लाख रुपया देंगे। हम कहा ठीक है। तो टिकट मिल गया, गए नॉमिनेशन किए। अखबार में सुबह जब छपा तब उनको विश्वास हुआ। बुलाए तो कहें कि हम जा रहे हैं बैंक से आ रहे हैं, तो पैसा हम देते हैं। चुनाव लड़े, 1676 वोट से हार गए मात्र। अच्छा, हाँ, कौन से स्थान थी? तीसरे नंबर पे थे। अच्छा, 800 वोट से उदल जी जो 9 बार विधायक थे, वो हारे। 800 से वो हारे थे, 1676 से हम हारे थे। अजय राय जी जीते थे 800 कुछ वोट से। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग राजनीति में तब पूर्ण रूप से सक्रिय हो गए। तो बीच में मायावती जी से कई बार झगड़ा हुआ। जैसे उन्होंने योजना बनाई अंबेडकर ग्राम विकास योजना। तो हमारी बात थी कि भाई कोई गांव अगर घोषित हो रहा है अंबेडकर, तो जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सबके रास्ते, हैंडपंप, बिजली, जो 14 योजनाएं हैं वो सबके यहाँ हो। तो वो सिर्फ दलित बस्ती के लिए बना। वहीं से विरोध हमारा शुरू। अच्छा, आप चाहते थे सब हाँ, सबका हो। तो काफ़ी चकचक होने लगा। फिर जब उन्होंने सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए पट्टा खोला, पट्टा देना शुरू किया, तब भी हमारा विरोध हुआ कि भाई हर वर्ग में जो गरीब है, गरीब मानक मानिए, जाति नहीं। लेकिन अब भाई मालिक थी तो डांट भाई लगती थी। फिर उस बीच में जिलाध्यक्ष बन गए हम उस पार्टी के। फिर हमारा उनका विवाद हुआ बनारस में। उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ISPCS निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला, मायावती जी ने। मायावती जी। तो हमने कहा कि बहन जी आप संविधान की बात करती हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करती हैं। संविधान में 4 वर्ग है, 2 वर्ग को तो आपने व्यवस्था दे दी है, 2 वर्ग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो इसकी भी व्यवस्था अगर ये बनारस में है तो गोरखपुर में खुले, प्रयागराज में खुले या कहीं खुले, लेकिन इन दोनों वर्गों की खुलनी चाहिए। तो वहाँ अनुशासन बहुत था ना, डांट देती थी। वो बहन जी डांटिए नहीं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उस पर विचार करिए। खैर वो नहीं मानी, डांट के बैठा दिया। फिर उस इशू को लेके 2-3 बार हमारा झगड़ा हुआ उनसे, मायावती जी से। मायावती जी से। फिर उसके बाद हमारा उनका कुछ इशू पर जब उन्होंने भदोही का नाम बदला और जिलों का नाम बदला, तो हमने कहा कि जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि इतिहास सबका होना चाहिए, तो फिर राजभर महाराजा सुहेल देव का भी इतिहास होना चाहिए। तो उसी को लेके झगड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा पार्टी से निकाल देंगे। हम कहे नहीं निकालिए मत, हम खुद चले जा रहे हैं। 2002 में छोड़ दिए। उसके बाद खुद पार्टी बना ली।
तो बहुत मेहनत लगी होगी नई पार्टी आपको खड़ी करने में शुरुआत से। राजकुमार गुप्ता जी हैं, ये हम सब लोग मिल करके शुरुआत से किए 2002 में। 14 साल हम लोग जिस कम्युनिटी में हम पैदा हुए, इस तरह की तमाम ऐसी जातियां थी जिनमें शिक्षा 1% भी नहीं थी। तो हम लोग पहले उनको उनमें शिक्षा के प्रति जागृत करने का प्रयास किए। उसके बाद उनमें राजनीतिक चेतना जगाने की कोशिश की। भगवान राम की तरह हम लोग 14 साल लगातार, पूर्वांचल का कोई गांव ऐसा नहीं जिस गांव में हम न गए हों। अच्छा। और अगर गांव में पुरवा है तो पुरवा तक पहुंच गए हैं। बड़े गांव हैं तो 4 बार 5 बार 6 बार गए हैं। हम लोग दिन भर में 10 12 मीटिंग करते थे, चौपाल टाइप का। तो इस 14 साल में आपकी एक भी सीटें आई थी किसी ना। विधानसभा में? एक भी सीट ना, नहीं है। लड़ाते थे, हार जाते थे और जानते थे। जब पार्टी 2002 में बनाए तो हमने कहा था कि 2017 में पार्टी को सत्ता में ले चलेंगे। उसी दिन मैंने कहा था। और हमको ये नहीं था कि नहीं 17 में कौन सा जुगाड़ बनेगा, लेकिन हमको अपना आत्मविश्वास था कि हम 17 तक तब तक हम माहौल बना लेंगे। फिर माहौल वो स्थिति आई कि बनारस में इतने लंबे समय तक जैसे आपने 14 साल इंतजार किया तो अंदर से धीरज टूटता नहीं? नहीं है? ना। कितना लंबा समय तक हम मेहनत कर रहे हैं, कभी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम ये कि हम कितना कर रहे हैं और पीछे हमने किया तो क्या कमी रही, उसको सुधारते हुए हम आगे बढ़ते गए। और रिजल्ट आया कि जब लोगों के बीच से आवाज़ आने लगी कि राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, तो हमने कहा प्रधानी लड़ो। तो समझिए करीब 1000 से ज़्यादा प्रधान बनाए 2017 में। बीच में 10 साल के अंदर हमने समझिए कि 1000 से ज़्यादा प्रधान बनाया। अच्छा। तो जो प्रधानी का आनंद लिया पहले टर्म में, फिर दूसरे टर्म में और लोग बढ़े तो कहें कि जिला पंचायत हम के लड़ जाओ। तो करीब समझिए कि 300 से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य बनाए। अच्छा। तो जब सदस्य हुए तो जब जिले की राजनीति करने लगे तब लोगों में हुआ कि आप एमएलए वाला सरकार में कैसे होगा, हमके वो भी हो जाएगा, पहले इधर चलो। तो हमारे आंदोलन से 14 साल के आंदोलन से ये चीज़ हमने पाया कि प्रेरित किया लोगों को कि बच्चों को स्कूल भेजो। जैसे सरकार का स्कीम चलता है कि स्कूल चलो अभियान। तो हम लोग समझ लें कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने छोटी सभा हो, बड़ी सभा हो, रैली हो, हर जगह शपथ दिलाते थे और ये डांट के कहते थे कि जो लोग माँ बाप हमारी मीटिंग में आए हैं, अगर वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं, बेटा बेटी को, तो मीटिंग में आना बंद कर दो, मत आओ। क्योंकि हम आपको लाभ देना चाहते हैं, आपका बच्चा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो हम लोग ये हर साल 4 महीना हम लोग ये अभियान चलाए। उसमें सफलता ये मिली कि जहाँ 1% शिक्षा थी वो बढ़ करके 98% हो गई। ये उपलब्धि हमको मिली। कोई गांव ऐसा नहीं रह गया कि जहाँ हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, एमकॉम, बीकॉम, एलएलबी, एलएलएम बच्चे तैयार हो गए। आज के तारीख में एक बड़ी उपलब्धि हमने अपने संघर्षों में पाया। तो जब जाते थे गांव में तो पहले से जो कहा जाता था कि चिट्ठी आती थी तो लोग पढ़ने वाले ने खोजे जाते थे। उस तरह के माहौल को हमने बदल करके, हम सब लोग जो मिल करके बदल करके यहाँ तक ले आए। फिर 17 में बनारस में एक रैली हम लोग बनिया है, यहाँ कटिंग मेमोरियल में हम लोग एक रैली की है। उसी रैली की जाम में अमित शाह जी फंस गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तब आपकी मुलाकात हुई वहाँ? हाँ, तो वही मुलाकात होती है, रैली में फंस गए। तो एक साथी हमारे साथ पढ़े थे, राजेश राजेश जी हैं, मेयर हैं इस समय, राजेश तिवारी। तो चुनाव से पहले आपका गठबंधन नहीं हुआ था? नहीं, बाद में हुआ था। 17 के पहले, वो ये 16 की घटना है। अच्छा, 16 2016 घटना है। तो उसी रैली में तो अमित शाह जी जब गए वहाँ ताज होटल, तो वहाँ राजेश तिवारी से पूछे कि यार ये पार्टी कौन सी है, कौन नेता है? तो कहें कि एक नेता है। कौन सा नेता को पकड़ के ले आओ?
हमारी मुलाकात करा दो। तो उस समय मोबाइल नहीं थी हमारे पास। तो राजेश जी आए घर, रैली खत्म हुई तो हम लोग भी घर आए, तो घर बनारस घर है। तो घर पहुँचे तो आधे घंटे बाद वो भी आए, तो उनके कहा हो रैली में नहीं आए और यहाँ आ गए? तो कहें यार हमारे नेता आए थे और हमारे नेता आपको बुला रहे हैं, चलो मिल लो। हमको छोड़ो यार, नेताओं के चक्कर में हम बहुत नहीं रहते। कहा नहीं चलो हमारे साथ। तो जबरी अपना लिवा के चले गए। ताज होटल के बातचीत होने लगी, तो पूछा बताए। तो उन्होंने एक बात कही कि हमको यूपी में सरकार बनानी है और आपकी ज़रूरत है। आप चाहोगे तो हमारी सरकार बन सकती है। तो हम कहे कि हमारे चाहने से होगा? कहा नहीं, आपके चाहने से हो जाएगा। तो फिर बातचीत दिल्ली बुलाए, दिल्ली गए, फिर पीएम साहब से बातचीत कराई। वहाँ जो है बातचीत के बाद तय हुआ। तो 9 और क्यों उनको समर्थन चाहिए था आपका? क्यों ऐसा उनको लगा कि आपके समर्थन से सरकार? मैसेज उनको मिला कि पूर्वांचल में 100 सीटें ऐसी हैं जहां 10 से लेकर के 22% वोट अकेले हैं अपनी कम्युनिटी का। अच्छा। अब जैसे हम लोग अतरौलिया की बात करें, हाँ। तो लोग कहते हैं कि यहाँ यादव बहुत है, कुल 30,000 यादव है और 17-18 हज़ार मुसलमान हैं। 50,000 पार नहीं करते, लेकिन एमएलए हैं। तो यहाँ लगभग समझ लीजिए कि 50,000 निषाद है, 50,000 राजभर है। लगभग ये समझ लीजिए कि करीब 28 से 30,000 प्रजापति है अतरौलिया में, और करीब 25-26 हज़ार गोंड और खरवार है। गिनती नहीं है। चौहान और मौर्य मिला करके, दोनों मिला करके कम से कम 25 से 30,000 वोट है। तो फिर ये सपा कैसे जीत जाती है हर बार? देखिए, सपा को जीतने का एक कारण है कि ये 2 तरह की पॉलिसी करते हैं। बैकवर्ड को कहते हैं कि सामान्य वर्ग जीतने न पावा, ये सताता है। अब सामान्य वर्ग से कहते हैं भाई हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। तो बैकवर्ड के नाम पर बैकवर्ड का वोट ले लेते थे और सामान्य वर्ग को कहते थे कि भाई हम आपके साथ हैं, आप जो काम बताइए करेंगे। तो काम के आधार पर इनका ले लेते हैं। तो इस बार आप अतरौलिया के लिए क्या सोच के रखे हैं? देखिए, अतरौलिया के लिए तो हम लोग अतरौलिया ही नहीं, पूरे आजमगढ़ के लिए, साथ साथ पूरे प्रदेश में। जिस दिन अखिलेश जी ने अपना दूसरा सैफई आजमगढ़ को बनाने के लिए उद्घाटन किया, उसी दिन हम लोगों ने सोचा कि इनको हम यहाँ जमने नहीं देंगे। अभी तो कहा जाता है कि अखिलेश जी का गढ़ है, यहाँ कोई सपा को हिला नहीं सकता है। अब तो शायद हिला नहीं सकता, लेकिन हिल गए हैं लोग। 10 विधायक जो चुनाव के समय निकलते थे, 10 विधायक पागल होकर के घूम रहे हैं क्षेत्र में। और किसी से भी पता करिएगा, सबसे ज्यादा परेशान अगर यहाँ आजमगढ़ में कोई है तो अतरौलिया का विधायक। अच्छा। इस नाते उसको मालूम हो गया है कि अब हम चुनाव नहीं जीत सकते। वो तीसरे नंबर पर जाएगा, आप देख लीजिएगा, वो तीसरे नंबर पर जाएगा। उसका रीजन है क्योंकि हमने जब यहाँ धरातल पे टोला तो प्रजापति लगभग समझ लें कि 90% वोट सपा को, गोंड 90% वोट सपा को, राजभर भी समझ लीजिए कि 40 से 50% वोट सपा को।